हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियोवाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हमारा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड यूनिट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एनीमिया कंटिन्यू करने वाले हैं आज। ठीक है, अब एनीमिया में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। सेकंड पॉइंट आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। थर्ड पॉइंट आएगा हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। ठीक, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया, तो बेसिकली एनीमिया होता क्या है, तो ये ब्लड का डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, ये क्यों होता है, इसका कैरेक्टराइज्ड फीचर क्या है, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टराइज्ड में हम इसमें बात करेंगे रिडक्शन की। किसमें रिडक्शन होगा, किसी में रिडक्शन होगा। तो देखो आप, तो ये है एक ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है। सेकंड पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन। इसमें रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किस चीज में होगा, तो फर्स्ट आएगा हमारा आरबीसी काउंट में रिडक्शन शो होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा हीमोग्लोबिन कंटेंट में रिडक्शन शो होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा PVC, that is packed cell volume। ठीक है, पेक्ड सेल वॉल्यूम में भी हमको रिडक्शन शो होगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि ये रिडक्शन जो हो रहा है ये क्यों होगा, इसके कॉजेस क्या रहेंगे। तो आते हैं कॉजेस के ऊपर बात करते हैं। कॉजेस ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो पहली तो बात तो ये भैया आरबीसी काउंट कम हो रहा था। आरबीसी काउंट कम क्यों होगा, कैसे हो सकता है। तो पहला पॉइंट आएगा इसमें जो आरबीसी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, उसमें क्या होगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा इसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया या हेमरेजिक कंडीशन हो जिसमें ब्लड का एक्सेस लॉस हो गया, उस कंडीशन में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। आरबीसी काउंट कम होगा तो हेमोग्लोबिन का कंटेंट, जो हेमोग्लोबिन काउंट है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का एक्सेस लॉस होगा तब भी ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनीमिया का इंट्रोडक्शन। सेकेंड हेडिंग पे आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो हमारा सेकेंड हेडिंग था क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हम क्लासिफिकेशन दो मेथड्स पे पढ़ेंगे। हम दो मेथड्स के थ्रू इसको क्लासीफाई करेंगे एनीमिया को। तो पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमारा सेकंड हो जाएगा
etiological क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इन दोनों में भी क्या होगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजी मतलब कि इनका शेप कैसा है, इनका कलर कैसा है, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बात करें इटियोलॉजी मतलब इनका कॉज क्या है, इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, उनकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये इसको भी हम डिवाइड करेंगे 4 टाइप्स में, और जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये इसमें भी 5 टाइप में डिवाइड कर देंगे हम एनीमिया को, ठीक है, क्लियर। तो पहले मॉर्फोलॉजी की बात कर लें। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने 4 टाइप में डिवाइड करा है, ठीक है, 4 इसमें टाइप आने वाले हैं। फर्स्ट टाइप आ जाएगा हमारा जो कि आएगा एन से, ठीक है, सेकेंड टाइप आएगा एम से, थर्ड टाइप आएगा एन से, और फोर्थ टाइप भी आएगा एन से, ठीक है। तो एन फॉर नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। सेकेंड एम है तो एम फॉर मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। थर्ड आ जाएगा एम, तो एम फॉर फिर से मैक्रो, फिर से साइटिक, मैक्रोसाइटिक। अब नॉर्मोक्रोमिक नहीं आएगा, अब आएगा हाइपोक्रोमिक। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा, अब देखो 2 मैक्रो हो गए, 1 नॉर्मो हो गया, आ जाएगा माइक्रोसाइटिक। अब फिर से हाइपोक्रोमिक एनीमिया आ जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये 4 टाइप हो गए इसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब बात करते हैं हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब पढ़ते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम एनीमिया को 5 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके 5 टाइप। इसमें पहला पॉइंट आएगा RHAGIC, हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। अब थर्ड आ जाएगा इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। फोर्थ आ जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया, और फिफ्थ आ जाएगा हमारा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो ये 5 पॉइंट हो जाएंगे, 5 टाइप हो जाएंगे हमारे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब क्या होगा
हमारा जो हीमोलाइटिक एनीमिया था, ठीक है, सेकेंड टाइप जो था हमारा हीमोलाइटिक, इसके होते हैं हमारे पास दो टाइप, एक होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक एनीमिया और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक एनीमिया, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक एनीमिया होता है इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है सिकल सेल एनीमिया और सेकंड होता है हमारे पास थैलेसेमिया। ठीक है, हेमोलाइटिक जो हमारे पास था हेमोलाइटिक एनीमिया, उसके दो टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के दो टाइप सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया। तो अब आगे हम पार्ट में इन्हीं दो एनीमिया को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया के साथ, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, ओके। फर्स्ट पॉइंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? तो इसमें जो आरबीसी होगी वो सिकल सेल की होती है, ओके। फिर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको हम हीमोग्लोबिन एस या फिर हीमोग्लोबिन एस डिसीज या फिर सिकल सेल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इतना पहले लिख लेते हैं। जो सिकल सेल होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है? ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? तो कैरेक्टराइज्ड बाय इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा? जो शेप ऑफ आरबीसी है, शेप ऑफ आरबीसी वो कैसा हो जाएगा? सिकल सेल, इसीलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? सिकल सेल आरबीसी हो जाएगा हमारा, मतलब शेप जो है आरबीसी का वो सिकल सेल हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आ जाएगा, जो इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी कैरी करता है वो हो जाता है एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं HbS या फिर HbSS डिसीज। और क्या आ जाएगा? इसको हम सिकल सेल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है जिसको हम HbS बोलते हैं, और सिकल सेल एनीमिया को हम HbSS डिसीज या फिर सिकल सेल डिसीज भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है या फिर HbS जो है हमारे पास है, इसमें क्या होता है? दो चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। तो इसमें जो अल्फा चेन होती है वो तो होती है नॉर्मल, बट जो बीटा चेन होती है वो हो जाती है एबनॉर्मल, ठीक है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये पॉलीमराइज हो जाता है इनटू लॉन्ग चेन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है इनटू लॉन्ग चेन और प्रिसिपिटेट कर जाता है, प्रिसिपिटेट इनसाइड द सेल। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइज कर जाता है लॉन्ग चेन में और जो हमारी सेल होती है उसके इनसाइड प्रिसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जो अभी ये घुस गया सेल के अंदर, ठीक है। तो जो हमारी आरबीसी थी
वो अटेन कर लेती है, मतलब शेप को कवर कर लेती है, शेप की हो जाती है। तो आरबीसी अटेन सिकल सेल, सिकल शेप, ठीक है। आरबीसी अटेन सिकल शेप और बिकम मोर फ्रेजाइल एंड लीडिंग टू हिमोलाइसिस, ठीक है। आरबीसी सिकल शेप को अटेन कर लेती है, मोर फ्रेजाइल हो जाती है और लीडिंग करती है हिमोलाइसिस को, ठीक है। इसके बाद अब जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो अकर कैसे होता है, ठीक है। तो सिकल सेल अकर्स, अब एक पर्सन है तो उसमें जो एबनॉर्मल जीन होंगे वो 2 पेरेंट्स से आएंगे, ठीक है। तो अकर्स बाय अ पर्सन इनहेरिट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इनहेरिट्स 2 एबनॉर्मल जीन्स, जिसमें क्या होगा, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, एक पेरेंट से एक जीन आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें बच्चों में, तो बच्चों में क्या होगा, जो हिमोलाइज्ड सिकल सेल था हमारे पास वो एग्रीगेट करेगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई का स्टॉपेज हो जाएगा, जिसको हम इनफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। तो जो मेनली जो इन्फेक्शन होता है ये होता कहाँ पर है, तो जो हमारी छोटी बोन होती है, ठीक है, स्मॉल बोन्स होती है, जैसे हमारे हाथ की बोन्स हो गई, हमारे पैर की बोन हो गई, तो बेसिकली इनको इन्फेक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है, छोटी बोन्स में देखने को मिलता है। तो इससे एक और डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं हैंड फुट डिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिकल सेल जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थैलेसीमिया की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया की तरह ही एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट सेम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये भी कंटेन करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके बाद इसको हम एक और डिसीज के नाम से जानते हैं, तो कुलेज एनीमिया, ठीक है। इसके बाद थैलेसीमिया जो है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। कौन सा, एक आएगा हमारा अल्फा थैलेसीमिया, और सेकेंड आ जाएगा हमारा बीटा थैलेसीमिया,
ठीक है। तो इसमें जो हमारा बीटा थैलेसीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया होता है, हमको जनरली बीटा थैलेसीमिया ही मिलता है देखिए देखने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो ग्लोबिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हमारे पास 2 चेन होती है, अल्फा एंड बीटा चेन्स। अभी बताया था मैंने, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का जो नंबर ऑफ चेन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ चेन्स वो कैसा होता है, इक्वल होता है दोनों में। जितनी अल्फा चेन्स है उतनी ही बीटा चेन्स भी होगी। लेकिन जो थैलेसीमिया कंडीशन बनती है इसमें क्या होता है कि हमारे जो अल्फा चेन है उनका नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ चेन, अल्फा चेन का नंबर बढ़ जाता है। तो अब अल्फा चेन बढ़ रही है तो बीटा चेन कम होगी, इनका क्या था, इक्वल था दोनों, अल्फा चेन बीटा चेन बराबर थी। तो अब अल्फा चेन बढ़ रही है तो बीटा चेन कम हो जाएगी, तो बीटा चेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन नंबर हो जाएगी। तो यही था हमारा थैलेसीमिया। इसके बाद हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पर, जो हमारा था थर्ड हेडिंग। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो फर्स्ट आएगा इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। सेकेंड आ जाएगा स्प्लीन, तो स्प्लीन का जो साइज है, साइज लार्ज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आ जाएगा लीवर, लीवर का साइज भी बढ़ जाएगा, साइज में इनलार्जमेंट दिखेगा हमको, ठीक है, लीवर का साइज इनलार्जमेंट और डिसफंक्शन। इसके बाद आता है 4 पॉइंट हमारा किडनी, ठीक है, तो किडनी भी इसमें डिसफंक्शन हो जाएगी, किडनी काम नहीं करेगी। अगला आता है रिप्रोडक्शन, तो जो हमारी फीमेल्स होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है, एनीमिया कंडीशन में। लास्ट पॉइंट आता है हमारा रेस्पिरेशन, तो इसमें जो पेशेंट होगा वो हाइपर वेंटिलेशन पे चले जाएगा, मतलब उसकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो और जो फोर्स लग रहा है उसको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन पे चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एनीमिया वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।